नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को जोड़िए, फटाफट ले आइए स्क्रीन पर कंट्रोल रूम। स्वागत है हेमंत जी आपका। मोदी के अडानी सेठ, तमाम लोग अलग अलग नाम से आजकल पुकारते हैं, लेकिन हम तो अडानी नाम है तो अडानी ही बोलेंगे। अडानी सेठ, अडानी सेठ का पोर्ट जो इजराइल में था, वो पोर्ट पूरी तरह तबाह हो गया। ईरान ने उस पर इतनी ताबड़तोड़ बम्बार्डमेंट की है कि वहां पर सिर्फ धुआं धुआं नजर आ रहा है। एक मिसाइल, 26 बम और पूरा हाइफा तबाह हो गया। 1.2 बिलियन डॉलर, ये बहुत ह्यूज अमाउंट है। इसको रुपए रुपए में भी आगे कन्वर्ट करेंगे हेमंत जी। 1.2 बिलियन डॉलर स्वाहा हो गए। अब भक्त ईरान को गालियां देंगे, क्यों कहेंगे देखो भाई, ईरान ने तो अडानी को नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन क्या स्ट्रेटेजिक चूक हमारी है? क्या अडानी सेठ मोदी जी के का हाथ पकड़कर, उनकी उंगली पकड़कर अलग अलग देशों में जो एंट्री मार रहे हैं, और वो एंट्री भारत की फॉरेन पॉलिसी से समझौता करते हुए मार रहे हैं, क्या उसका ये खामियाजा है? क्या 1.2 बिलियन डॉलर जो हम कह रहे हैं स्वाहा हो गया, ये अडानी जी की पूंजी थी, उनका पैसा, या इस देश के मध्यम वर्ग का, लोअर मिडिल क्लास क्लास का या लोअर क्लास का, उसका पैसा? ये पैसा किसका था? ईरान ने जो इजराइल में तबाही मचाई है, भारत मौन है। इस मौन पर सवाल एक जगह से नहीं है, कई जगह से, और तथ्यों के साथ। आज जो आर्टिकल सोनिया गांधी का आया है, उस आर्टिकल ने भी कई तथ्यात्मक सवाल खड़े किए हैं। मैं फिर जो शब्द बोल रहा हूं, गौर से सुनिए, तथ्यात्मक सवाल। लेकिन हमारे देश में ये दौर सवालों का है ही नहीं। मैं आपको खबरें दिखा देता हूं, खबरें इंट्रोड्यूस कर दूं, स्टेब्लिश कर दूं, और फिर इसके भीतर जाएंगे, एक एक हिस्से पर जाएंगे। जरा एक लाइन से जो खबर है वो दिखाना शुरू करिए, क्योंकि हमने बहुत सारे मीडिया हाउसेज, विदेशी जो अखबार हैं, वहां से जो खबरें आई हैं वो सब इकट्ठा किए हैं। क्योंकि भारत में तो जैसे मोदी के बारे में खबर नहीं छप सकती है कोई भी निगेटिव या सवाल पूछने वाली, वैसे ही अडानी भी। अब अडानी और मोदी समानांतर इनको रख दिया है भारतीय मीडिया ने। ये देखिए, वाल जोन से खबर है, ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स हिट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स इन इजराइल पोर्ट सिटी ऑफ हाइफा। ये अपडेटेड खबर है। अगली लाइए खबर, अगली खबर। डेडली ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक हिट्स इजरायली पोर्ट सिटी ऑफ हाइफा। अब ये दोनों में अभी तक अडानी आपके सामने नहीं दिखे हैं ना, ये हाइफा है, हाइफा में पोर्ट है। अब अगली खबर देखिए, लाइए नेक्स्ट न्यूज। इजराइल ईरान वार, ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन गौतम अडानीज हाइफा पोर्ट, ऑल ऑपरेशन सस्पेंडेड बाई डॉट डॉट डॉट। वो बाई जो है ना, वो भी अभी हम आपको बताएंगे वो कौन है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो कंटेनर्स संचालित करती है, ऑपरेट करती है। व्हाई अडानीज 1.2 बिलियन स्टेक इन हाइफा पोर्ट इज मोर देन जस्ट बिजनेस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट, मोर देन जस्ट बिजनेस। एक एक पॉइंट हेमंत भाई से भी निवेदन है, ध्यान में रखेंगे, एक एक पॉइंट को ब्रीफ करना है दर्शकों के सामने। नेक्स्ट लाइए। शिपिंग जायंट मार्क्स temporarily suspends vessel calls at Haifa port due to risk of Iranian missiles। ये जो हमने अभी कहा था डॉट डॉट डॉट, यहां पर नाम आ गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी नेक्स्ट वीडियो है। वीडियो चलाइए, वीडियो लाइए। ये देखिए, ये इजराइल की तबाही के वीडियो है, हाइफा से तेल अबीब तक, हाइफा से तेल अबीब। और इजराइल, अगर इजराइल को आर्थिक दृष्टि से आप देखें ना, तो हाइफा से शुरू, तेल अबीब में खत्म। यही है इजराइल। यरूशलेम सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, लेकिन यरूशलेम धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक रूप से सिर्फ दो जगह, हाइफा, मतलब बड़ी मेजर, छोटे छोटे और पॉइंट्स हैं, हाइफा
एंड जो है तेल अवीव। ये तस्वीरें हैं, ये कंपाइल किया हुआ वीडियो हमको मिला, वो हम लाए हैं। लंबा वीडियो है लेकिन एक हिस्सा उसका देखिए। ये तबाह इज़राइल है, वो तबाह इज़राइल जिसका प्रधानमंत्री अपने जो है आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ, जिसको हम लोग सीडीएस कहते हैं, इक्विवेलेंट उसका जो है इज़राइल में, उसको लेकर के, अपने डिफेंस मिनिस्टर को लेकर के, सारे मंत्रियों को, जो सेनापति हैं, सबको लेकर के रातों-रात अमेरिका भागा, इज़राइल का प्रधानमंत्री, कि मदद करो ट्रम्प। ट्रम्प ने कहा, क्या कहा? कुछ नहीं कर पाओगे फोर्डो, तुम्हारी औकात नहीं है, यही बोला। अब चलते हैं सीधे हेमंत जी के पास। हेमंत भाई, जरा ये हम बाकी चीजें बाद में चर्चा में लाएंगे कि इज़राइल में क्या-क्या तबाह हुआ और कितनी तबाही हुई। पहला कंसर्न है, अडानी से हमको बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है कि हमारी दिल लगी अडानी से। लेकिन अडानी भारत के वो पूंजीपति हैं, जिनका कहीं भी डूबना हमारे देश के लिए नुकसान है, कहीं भी डूबना। वो अडानी जी का पैसा नहीं, जिसे मोदी जी कहते हैं हमने पैसा बाँट दिया, आपके अकाउंट में डाला। अडानी जी बड़नगर से खेत नहीं बेच के लाए। वो इसी देश के टैक्स पेयर का पैसा, जो देश का पैसा, वही देश का पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। अडानी के पैसों में एलआईसी का पैसा है। अडानी के पैसों में भारत के तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा है। अडानी के पैसे में भारत के तमाम बैंकों का पैसा है। अडानी 1.25 लाख करोड़ रुपए से 1,40,000 करोड़ का, जो मैंने पीछे देखा था एक डाटा, उसके मुताबिक 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग सेक्टर से ये पैसा उनके पास उठाया हुआ है। ये पैसा भारत का पैसा। क्या हुआ है हाइफा में और क्यों भारत में अडानी ग्रुप की तरफ से इस खबर पर सन्नाटा है? आशीष जी नमस्कार, आपको और सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए आशीष जी, आज जो कुछ ये हुआ है, ये बेसिकली एंटिसिपेटेड था कि जब भी बार की जो, जिसको कहेंगे ना कि हम सीरियसनेस बढ़ेगी और जिस तरीके की इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो ये होगा। क्योंकि हाइफा उनका मेन ट्रेड सेंटर है एक तरीके से। वहां पर पोर्ट भी है, वहां का उनका सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र भी है, और तमाम ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं जिसके सारे पूरा इसराइल चलता है। शुरुआत में आपने कहा अडानी का जिक्र। अडानी ने सितंबर 2022 के अंदर हाइफा पोर्ट के अंदर निवेश किया था 70% का, और 30% इसमें कंपनी है गेडेट, जो इसराइल की कंपनी है। 70:30 का प्रोपोर्शन है। तो अडानी साहब का जो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, वो 1.2 अरब डॉलर का है, नंबर एक। और यहां पर जिस तरीके की स्थिति है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो डच की कंपनी है मस्क, जो कंटेनर्स का सारी पूरी दुनिया के अंदर वो करती है। और यहां पर अगर आप देखेंगे, जो इसराइल का कुल व्यापार है, उसका 30% यहां से सारे का सारा ऑपरेट होता है, इस पोर्ट से जो है। नंबर दो, यहां पर जो इजरायली नेवी है उसकी बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है, एक। नंबर दो, उसका बहुत बड़ा बेस है, और पनडुब्बियों का जो संचालन होता है इसराइल की, वो यहीं से होता है। तो ना केवल कमर्शियल दृष्टि से, बल्कि स्ट्रेटेजिक दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से भी, और ओवरऑल व्यापार की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, तो उस सारे में हाइफा बेहद महत्वपूर्ण है। और आपने देखा जिस तरीके से उस पर अटैक हुआ था जो रिफाइनरी पे, रिफाइनरी में भी काम फिलहाल बंद है। और जो रात को जो मिसाइल जो आपने भी स्ट्राइक दिखाया है, इसमें एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, वहां पर 26 के आसपास लोग घायल। लेकिन हैरानी की बात देखिए, पूरे पश्चिमी मीडिया के अंदर और पूरे भारतीय मीडिया के अंदर, जैसा आपने कहा, कि एक भी खबर इस तरीके की नहीं है कि अडानी की पोर्ट पे कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है। अभी अपने एक साथी, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, वो तेल अवीव से और या हाइफा के रास्ते में है, उनसे मैं बात कर रहा था। वो वहीं पे मौके पे रिपोर्टिंग कर रहे, ग्राउंड रिपोर्टिंग। तो उन्होंने कहा कि साहब, इसराइल आज की तारीख में मैं जहां भी गया हूं, खंडर ही खंडर दिखते हैं। खंडरात के अंदर बदला हुआ पूरा। स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, सारे सरकारी ऑफिस बंद है। और हालत वहां पर यह है कि जब आप निकलो बाहर, 10 मिनट से लेके आधे घंटे के बीच में कोई ना कोई एयर रेड सायरन बज जाते हैं। आपको पता है ना, आयरन डोम है सारा, अच्छी एक फैसिलिटी उनके पास है। तो वार्निंग मिल जाती है उनको समय रहते, 10-5 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, तो लोग शेल्टर्स ले लेते हैं। बेसिकली क्या है कि जो अडानी पोर्ट के ऊपर जो मामला है, इसका हमले का आपने जिक्र किया था, एक मिसाइल पहले भी मारी थी, आपको ध्यान हो, पिछले मंडे को। तो उसमें आसपास का एरिया डैमेज हुआ था। यहाँ पर हल्का सा कुछ स्टेब्लिशमेंट छोटी मोटी जो कमर्शियल पार्ट की थी वो नहीं थी, दूसरी साइड की थी। अब जो ये कल हुआ है रात को लेट नाइट में,
ये काफी भयंकर डैमेज हुआ है यहाँ पर, और यहाँ यानी इसके आसपास के एरिया में भी बहुत ज्यादा हुआ है। और जो इजरायली नेवी की फैसिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। और एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी, इसको आप केवल पोर्ट ना माने, जो हाइफा है उसको केवल एक पोर्ट ना माने। हाइफा बेसिकली एक पूरे का पूरा, जिसको आप कह सकते हैं एक इजराइल का जो नुकसान हो रहा है स्ट्रेटेजिक तौर पे, इसको आप उस तौर पे देखें। व्यापार का तो ठीक है, जो भी कुछ है दूसरे रास्ते से कर लेंगे और कर लेंगे, छोटा देश। बेसिकली ये एक सैन्य जो दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण झटका है। और अगर इसको सही मायने में देखें तो आर्थिक तौर पर ये भूचाल भी है, क्योंकि इजराइल ने ये चीजें दूसरे देशों के साथ तो की, लेकिन उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने देखा हो जिसके साथ भिड़ा वहां सब कुछ करके भाग गया, सारी चीज अमेरिका की मदद थी और था। अपना नंबर पहली बार आया है। और मस्क जैसी ग्लोबल लॉजिस्टिक कंपनी, डच कंपनी है, ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, आपने देखे होंगे पूरी दुनिया में इसके कंटेनर है। इसका यहां से पीछे हटना, अपने ऑपरेशन सस्पेंड करना, ये बहुत कुछ कह रहा है। ये रीजन मैंने उनका वो भी भेजा आपको, जो उनकी स्टेटमेंट थी वो भी भेजी थी सुबह, आपने शायद देखा होगा। उसमें बेसिकली क्या है कि वो जो पीछे हट रहे हैं, अब इसराइल में निवेश और ट्रांजिट दोनों में भरोसा डगमगा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो ट्रांजिट, वहां की पोर्ट पे आप आना जाना रोक रहे हैं, क्यों? क्योंकि किसी भी समय मिसाइल स्ट्राइक हो सकता है पोर्ट के ऊपर या पोर्ट के आसपास के एरिया में। खुले समुद्र में तो होना हो, वहां तो हो ही जाएगा। तो वो जो पूरा एक भरोसा होता है ना सेफ ट्रांजिशन का, वो कहीं ना कहीं डगमगा गया है। और इसराइल जैसा देश जो बाकियों को मतलब वो करता है, पहली बार खुद बुले हो गए। और इस सारे के अंदर जो नुकसान होगा उसका उसका नुकसान भारत के बैंकों को और भारत के आम आदमी को कैसे होगा? 1.2 अरब डॉलर अडानी साहब का है, ठीक। और अभी हाल में आपको ध्यान होगा, पीछे उन्होंने अपने अडानी पोर्ट्स और SEZ के ही, आप याद होगा आपको, बॉन्ड्स लॉन्च किए थे, बॉन्ड्स। और उसमें 1 रुपया भी किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लगाया, सारे का सारा भारत की LIC का पैसा लगवा दिया। तो आप इनकी वर्ल्ड वाइड क्रेडिबिलिटी भी समझ सकते हो और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी समझ सकते हो। तो वो जो हम बात किया करते हैं, एक तो अमेरिका में जांच पेंडिंग है, तो जो फॉरेन फंडिंग है, FIIs की फंडिंग है, वो तो पहले से ही डावाडोल थी, और अब ये नुकसान हो गया। तो अल्टीमेटली देखिए, इनका तो जो चाहेंगे माफ हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। पिछले 11 साल में अगर आपको ध्यान हो, भारत की जो गरीबों की समर्थक सरकार है, उसने 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का राइट ऑफ किया है, याद होगा आपको। 16 लाख करोड़, बैड डेट 25 लाख के 16 लाख करोड़ माफ कर चुके हैं। तो ये जो 1.2 अरब डॉलर है, ये समझ लीजिए इसका नुकसान हुआ तो ये किसको भरना पड़ेगा? जो आपका मेरा इनकम टैक्स और जो देश के 144 करोड़ लोग भरते हैं, ये दंड उनके ऊपर आएगा या भारतीय बैंकों के ऊपर आएगा जो राइट ऑफ हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप तो LIC से फटाफट का पूरा चेक ही काट के दे देते हो। आपने कभी सुना है कि 15 साल की ड्यूरेशन के बॉन्ड को दुनिया में कोई भी ना खरीदे किसी कंपनी का, और एक भारत सरकार की PSU खरीद ले? LIC ने करके दिखाया, करके दिखाया। ये भूतों ने भविष्य टाइप की चीज है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसराइल का जो कुछ हो रहा है वो तो देखो, जैसा बोओगे आप वैसा काटोगे। एज यू सो सो शैल यू रीप। आपने ईरान के ऊपर यूनिलेटरली हमला किया तो भुगतने के लिए तैयार ना, रिटेलिएशन तो होगा, सीधी सी बात। लेकिन सवाल ये कि भारत का तो कोई इसमें लेना देना नहीं था, और इसका जो सबसे ज्यादा नुकसान वो हमारे बैंकों को होगा, आम आदमी को होगा। पैसा तो हमारा है, वो अडानी घर से नहीं लेके आए, ना मोदी जी घर से लेके आए, ना भाजपा लेके आई, ना RSS लेके आई। तो बेसिकली क्या है कि इसकी जो आंच है वो हमारे बैंकिंग सिस्टम पर भी आएगी। और जो आपकी सेटिंग चल रही थी इसराइल के साथ लंबे समय से, आपको ध्यान हो, इसराइल को अडानी जो है उनके साथ उनका वो है ज्वाइंट वेंचर, और उनको जो ये अपने UAVs भी लगातार सप्लाई करते हैं, युद्धक UAVs भारत में बनाते हैं, उन्हीं की कंपनी के साथ अलायंस है, और वो भी उनको भेज रहे हैं। एक नया कॉरिडोर बनना था भारत से गल्फ के थ्रू, उसमें भी खतरा आ जाएगा, क्योंकि अब स्ट्रेटेजिक वायबिलिटी नहीं रहेगी, पूरी की पूरा जो मामला है अस्थिर हो गया। तो वो जो पूरा प्रोजेक्ट था जिसको बाइडेन ने सपोर्ट किया था कि भारत से सड़क के रास्ते ही सारा मिडिल ईस्ट तक पहुंच जाएंगे, उस पर भी कहीं ना कहीं एक पूरे की पूरी आंच आएगी। वो प्रोजेक्ट ऐसा ना उसकी भ्रूणहत्या ही हो जाए, क्योंकि जब स्टेबिलिटी की सिक्योरिटी की बात आएगी तो फोर्थ प्रोजेक्ट की वायबिलिटी प्रभावित होती है, और उसका लॉन्ग टर्म की असेसमेंट, उसका जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बढ़ाते हैं DPR, वो सारी की सारी प्रभावित हो जाती है। तो भारत की जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स थी वो कहीं इस युद्ध में, इसकी आंच भारत में केवल अडानी तक सीमित नहीं, जो हम एक अल्टरनेट रूट बना रहे थे समुद्र के अलावा बाई रूट, उस सारे पे भी कहीं ना कहीं आंच आ सकती है। तो झगड़ा ईरान और इसराइल का है, और उसका सारे का सारा खामियाजा कहीं ना कहीं हमें भी पार्टली उसका भुगतना पड़ेगा, ऐसे संकेत इनिशियली मिल रहे हैं। लेकिन
ये खाली अडानी का नुकसान, हाइफा में अडानी पोर्ट का नुकसान यहीं तक नहीं मैं इसको देख रहा हूँ। आप ये देखो, ईरान ने आज एक स्टेटमेंट दिया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। ईरान ने भारत से निवेदन किया है, लेकिन उस निवेदन में बड़ा कूटनीतिक रूप से बहुत मजबूत वो ईरान का दांव है। ईरान ने कहा है कि भारत को इज़राइल की निंदा करनी चाहिए। बिल्कुल ये आज करनी चाहिए। उसने कहा है कि भारत को, भारत हमारा मित्र है, भारत को जो है इज़राइल की निंदा करनी चाहिए क्योंकि वो युद्ध अपराधी है। उसने जो भी वो थे संधियाँ थी, वो सब संधियाँ, जिनेवा की संधि और सबको सबको सबकी धज्जी उड़ा दी है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जश्न भी मनाया गया, मैं उसी कह रहा हूँ, जश्न के भीतर की खबर लोग छिपा रहे हैं। कि एयर स्पेस खोला ईरान ने, एयर स्पेस खोल करके भारतीय छात्रों को, देखिए मोदी की कूटनीति की विजय। उसने एयर स्पेस खोल के यही दांव किया कि एयर स्पेस खोल दिया, देखिए हम आपके कितने शुभचिंतक हैं। आप एक निंदा प्रस्ताव तो विलेन के खिलाफ करो, जो विलेन है पूरे। और यह बात संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र में भी बोली है, सारी दुनिया के सामने बोली है। कि उसने एक-एक पॉइंट गिनाए हैं कि चार्टर, जो यूएन का चार्टर है, उसका 2/4 का उल्लंघन है, क्या-क्या है, एक-एक पॉइंट गिनाया है। ऐसे में अडानी के चक्कर में क्या हमारी विदेश नीति, अब सोचिए आप, इसको फिर मैं थोड़ा-सा एक पॉइंट और ऐड कर दूँ। इस समय इज़राइल के साथ G7 ने प्रस्ताव भले ईरान के खिलाफ जो है पास किया, लेकिन इस वक़्त इज़राइल और अमेरिका के साथ यूरोपियन कंट्रीज़ भी नहीं खड़ी नज़र आ रही। ईरान के विदेश मंत्री के साथ यूरोप के 3 विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई है जिनेवा में। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यानी पश्चिम भी इस समय ईरान के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत कर रहा है। सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू। भारत इसमें कहाँ उलझ गया है? क्या अडानी के ही चक्कर में उलझा है? मेरा सवाल फिर आ रहा है वहीं पे, सेठ पर ही। क्या सेठ के चक्कर में मुँह बंद है, नहीं खुल रहा है? आशीष भाई, सेठ तो एक बहुत छोटा फैक्टर है, असली खेल कुछ और है। इज़राइल आपका हमराज है, ये मत भूलिएगा। हुँ, जब आप पेगासस। उनसे जब आप उनसे मिलिट्री ग्रेड का स्पाईवेयर लेंगे, ठीक? आपने लगा लिया, आपको तो हुँ, सब कुछ पता है कहाँ लगा हुआ था उसका सर्वर भी। हुँ, आपके तो पड़ोस में ही था, आप मना क्यों कर रहे हैं बताइए ना? आपके पड़ोस हुँ, में सर्वर था। हुँ, जब सर्वर आपके यहाँ था, उसकी एक्सेस कहाँ-कहाँ होगी? सोचिएगा। हुँ, जब हुँ। इज़राइल आपको कोई चीज़ दे रहा है, तो उसकी कहीं एक्सेस भी होगी ना। और हाँ, ट्रंप बाबा जो कर रहे हैं, वहाँ भी हुँ, अडानी एक फैक्टर है। लेकिन हुँ, ट्रंप भी अब हमराज है। और ट्रंप को वो सारा मसाला किसने दिया? वो नेतन्याहू ने दिया। ये क्यों बोल रहे हैं? हुँ, हुँ, दूसरी बात, अडानी तो एक फैक्टर है ही है। अडानी तो आपकी आज की तारीख में अगर आप देखेंगे 11 साल में, अडानी जहां मोदी वहां अडानी, विदेश में जहां हुँ, भी जाएंगे या तो उनसे पहले चले जाएंगे या उनके बाद जाएंगे। और कई जगह तो आपने ये भी देखा कि अडानी बैठे हैं, एसबीआई की चीफ बैठी है और मोदी जी बैठे हुए हैं। ये भी देखा आपने सी। तो वो माइनिंग का जो मसला था जिसके ऊपर बड़ा अब डिस्प्यूट हुआ, ऑस्ट्रेलिया की फोटो थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सवाल ये नहीं है, देखिए जो जियो पॉलिटिक्स होती है और जो विदेश नीति होती है, वो कभी भी अंधभक्ति से डिसाइड नहीं हुआ करती। वो हुँ, धार्मिक आधार पर डिसाइड नहीं हुआ करती। हर एक देश की एक लिगेसी है आशीष भाई। भारत हुँ, का पिछले जब से आजाद हुए हैं, तब से ईरान के प्रति क्या रुख रहा है? ईरान हमारा सदियों पुराना टेस्टेड पार्टनर है। हुँ, उससे हमारे सदियों के संबंध है, मैत्रीपूर्ण संबंध है। आज हुँ, जब उसकी एयर स्पेस कंप्लीटली क्लोज्ड है, उसके बावजूद आपके स्टूडेंट्स को, आपके लोगों को लाने के लिए उन्होंने एक एज ए स्पेशल जेस्टर एयर स्पेस खोला। ठीक। हुँ, उसके बावजूद भी अभी तक, आप तो छोड़ दीजिए, आप ईरान इजराइल पे आ गए, हुँ, हमास को में लेकर फिलिस्तीन में जो कुछ इन्होंने गदर काटा, 55,000 लोग मार दिए, उसके ऊपर कोई बयान दिया देखा क्या आपने? यहाँ तो अभी 600-700 लोग ही मरे, 1000 मर गए होंगे। वहां तो हजारों हजार का नरसंहार किया है, तब कोई हुँ, 2 लाइन का बयान देखा हो? और जब यूएन के अंदर वोटिंग की बारी आई और ये कहा कि सीज फायर होना चाहिए, तब आप एब्सटेन करके चले गए। तो आपने जो 78 साल से देश की विदेश नीति आ रही थी, उसको आपने साइडलाइन कर दिया। ना तो संसद से पूछा, ना कोई ऑल पार्टी मीटिंग की। केवल और केवल 3 आदमी, 3 भी नहीं होंगे मेरे ख्याल, मोदी जी को कोई कॉल आती होगी तो उसके बाद ही हो जाता होगा। वो 2 भी हुँ, साइड में। डोवल को आप कहीं नहीं देख रहे एक्शन में, कहीं पर हुँ, आपको जयशंकर दिखाई नहीं दे रहे। तो एक व्यक्ति, उसी पे केंद्रित विदेश नीति, जो 11 साल से आपका डंका बज रहा है। आप भारत यूक्रेन में देख लीजिए, आप इसराइल फिलिस्तीन में देख लीजिए,
अब इजराइल ईरान में देख लीजिए, वेयर आर यू? आज अगर इन दोनों देशों के बीच में सबसे बेहतर कोई मध्यस्थता कर सकता है तो कौन कर सकता है? भारत कर सकता है। हम्म, नेतन्याहू मोदी के सो कॉल्ड फ्रेंड है, आपने देखा हम्म, उनके साथ 2 दिन रहे वो। जब मोदी हम्म, जी इजराइल गए तो नेतन्याहू ने सारा खाना पीना छोड़ के पूरा उनको पूरा 2 दिन तक होस्ट किया, हर जहां भी गए वो साथ में। हम्म, जैसे मैं नोएडा आता हूँ, जब एक आधी बार अपन दोनों घूमने चलते हैं, उस टाइप की चीज। ठीक है, तो आप समझ लीजिए ईरान के साथ आपके टाइम टेस्टेड है। तो आज की तारीख में तो मध्यस्थता की भूमिका किसकी होनी चाहिए? सबसे इफेक्टिव इंटरवेंशन आप कर सकते थे। आपने कोई बयान भी देखा है क्या इस पूरे मामले में, इस तरफ या उस तरफ कोई भी बयान? और हम्म, इसीलिए सोनिया गांधी को आज बयान जारी करना, बाकायदा एक राइटअप लिखा उन्होंने, क्योंकि और तो कोई सुन नहीं रहा। विपक्ष के नेता ऑल पार्टी मीटिंग के लिए चिट्ठी लिखते हैं, उसका जवाब नहीं देते मोदी जी। स्पेशल सेशन बुलाने के लिए करते हैं, तब जवाब नहीं देते, किसी चीज का कोई जवाब नहीं देते। तो आज सोनिया गांधी ने मजबूर होकर के एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के साथ ईरान का पूरा एक राइटअप लिखा, और उसमें हाँ, यह भी लिखा, उसको जब कंक्लूड करती है, बड़ा ब्यूटीफुली कंक्लूड करती है। वो कहती है अब भी देर नहीं हुई, अब भी हम्म, आप जाग जाइए, ईरान का साथ दीजिए। ईरान अपनी बात पर ठीक खड़ा है, और ईरान के और भारत के संबंध सदियों पुराने हैं, और पिछले जो हमारे और ईरान के संबंधों का उन्होंने एक पूरा डिटेल्ड हवाला भी दिया है। लेकिन वो हाँ, फिर वही बात, फिर गड़बड़ वही हो जाती है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अब इन कुपड़ों को अंग्रेजी कौन बताएगा? समस्या अंग्रेजी की भी है। कल जो अमित शाह जी कह रहे थे वो गलत नहीं कह रहे थे कि जो अंग्रेजी बोलते हैं बहुत जल्दी पछताएंगे, शर्म आएगी हम्म, उनको। हम्म, तो पता नहीं शर्म किसको आ रही है, मुझे तो। लेकिन सवाल ये है कि जो चीजें आप देखिए ना, यूनिलेटरली एक इंडिविजुअल, आशीष भाई, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जो भी फैसले हैं वो संसद के जरिए हो, ना कि किसी इंडिविजुअल के जरिए। संसद का सेशन बुलाने का टाइम नहीं है, आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए, सबकी राय ले लीजिए, उसके बाद जो तय हो उसको कर लीजिए। ना तो वो कर रहे, ना सेशन बुला रहे, ना कोई बयान जारी कर रहे, और वैसे आप विश्वगुरु हो, आपका दुनिया में डंका बज रहा है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी उन फॉल्ट लाइंस को एक्सपोज कर रही हैं, जो हम लगातार ये बात कह रहे थे 11 साल से, कि विदेश नीति एक गंभीर मसला है। इसको ऑप्टिक्स, थिएट्रिक्स और गैलरी में मत बदलिए, भक्तों की गैलरी बना दी इसको। कल उड़ीसा गए, वहां बता रहे कि उन्होंने मुझे बुलाया था ट्रंप साहब ने, और मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे तो जगन्नाथ की भूमि में आना था। जगन्नाथ की भूमि से पहले तो कहीं और भी जाके आए हो प्रभु, वो भी बता देते। और ये भी बताना चाहिए था कि जैसे आपने बिहार में मधुबनी में देखा था, मोदी जी ने अंग्रेजी में बोला था वहां 2 लाइन, हम्म, याद है? सिंदूर ऑपरेशन के बाद कि ये है वो, और ऐसा सबक सिखाएंगे भूल जाएंगे, अंग्रेजी बोली थी वह। तो कल हम्म, उड़ीसा में तो टेलीप्रॉम्प्टर भी था, सारी बातें थी। तो ये भी बता देते कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं, हमारा सीज फायर उन्होंने नहीं कराया। ये तो कह ही हम्म। सकते थे ना। अब ट्रंप साहब ने तो 16 बार बोल दिया। आपने 17 हो विदेश गया, सचिव, 17 हो गया, हाँ, बढ़ गई। अब ये सत गिनती आजकल डिबेट करते करते बढ़ जाती है। अब 17 हो गया, कल रात के बाद 17 हो गया। आशीष भाई, सवाल ये है ही नहीं, सवाल कुछ और है। सवाल यहां पर आके अटक गया है कि आप ना तो अपने सवालों का जवाब देते हैं। देखिए, मोदी की और बात हुई, ट्रंप साहब की 35 मिनट बात हुई, उसका वीडियो आपने अपने विदेश सचिव से बनवाया, तो आप जयशंकर जी से बनवा सकते थे, हिंदी में बनवाया। लेकिन जिस तरीके से उसको रिटेलिएट किया ट्रंप ने खुद खड़े होकर के प्रेस के सामने, कि पाकिस्तान मेरा प्रिय है, पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, ये कभी सुना था आपने? और ट्रैप देखिए, मोदी जी को वो किस लिए बुला रहे थे कि वहां पे ऑलरेडी मुनीर थे, मुनीर ऑलरेडी थे वहां पे। अगर ये वहां चले जाते तो इनका तो पता नहीं क्या होता था, इनका तो देख ही रहा सारा देश जो है, उसका भाई का जो है नोबेल पीस पुरस्कार पक्का हो जाता है। वो इन दोनों का इकट्ठा फोटो खिंचवाए मिलता है, कैसे मना हाँ, करोगे आप? उसकी अंग्रेजी तो वैसे ही पढ़े लिखे आदमी को समझनी बड़ी मुश्किल है, वो बिठा के और कर देता काम। ये तो शुक्र है कि बाल बाल बचे। लेकिन जब कल उड़ीसा में थे और आपने बताया कि मैंने ट्रंप साहब को बड़ा विनम्रता से बता दिया कि भाई मैं नहीं आ रहा, अच्छी बात है। तो ये भी एक लाइन कहने में क्या परेशानी थी कि ट्रंप साहब को मैंने ये भी बता दिया कि हम आपकी किसी भी मध्यस्थता को रिजेक्ट करते हैं, और ये जो मसला था ये हमारा और पाकिस्तान का बायलेटरल था। ये कहने में क्या परेशानी थी? तो अरे आप इतने देखिए, एक ही आप लाइन देखिए, बोल देते हैं कि यार दोस्त बहुत झूठ बोलते हो यार भाई। हम लोग के वाले देसी भाषा में, अरे यार दोस्त बहुत झूठ बोलते हो, इतना ही बोल देते। नहीं वो ठाका मार के कर लिया हुआ वो काम, ठाके मारते हैं ना शुरू में, जब शुरू में आप हेलो करने आते हैं, उस टाइम ठाके में हो जाता है सब कुछ। यू आर वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर, हाँ हाँ हाँ, उस टाइप का वो कर देते हैं उस टाइम। लेकिन फोन पे तो आपको पता है वहां उनके भी डेलीगेशन बैठा होता है, उनका भी विदेश मंत्री होता है, फॉरेन सेक्रेटरी होता है, तमाम लोग होते हैं, तो हमारे वाले भी होते हैं साथ। तो बेसिकली आशीष भाई क्या है कि पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी को
जिस तरीके से अधर में लटका दिया है, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ खड़े हैं। आप कह रहे हो हम विश्व गुरु हैं, हम वर्ल्ड लीडर हैं, हमारा डंका बज रहा है, हकीकत में आप कहीं खड़े ही नहीं हो। पूरी दुनिया के अंदर आज भारत जितना आइसोलेट है, और पीड़ित होने के, आतंक का पीड़ित होने के बावजूद, और पाकिस्तान देखिए कितने स्मूथली मेन स्ट्रीम में चला गया, वापस अमेरिका की गोद में बैठ गया। पहले चाइना की गोद में बैठा हुआ था, कितना कंफर्टेबल। अभी तक तो राहुल गांधी क्या कहा करते कि आपने सबसे बड़ा पाप किया, चाइना और पाकिस्तान को साथ कर दिया। अब तो अमेरिका भी साथ हो गया भाई, अब क्या करोगे आप? अब 3 हो गए। तो ये सोचने की जरूरत है कि वो जो फॉल्ट लाइन्स हैं, उनको जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो एड्रेस कैसे करोगे? सोनिया गांधी कुछ भी लिखती रहे, आप और मैं कोई भी बहस करते रहे, उनको तो वही करना है जो उनकी कमजोर नसें दबी हुई। ट्रंप के साथ एक कॉमन फैक्टर दोनों जगह है, वो है अडानी। ये सारा देश जान रहा है। अमेरिका में हाँ केस है जहां पे आर्थिक मामले हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अडानी से बड़ा देश है। कहीं ऐसा ना हो कि अडानी के कारण, विदेश नीति का तो चौपट कर ही दिया आपने पूरे दुनिया के सामने, अब भी ये कोर्स करेक्शन का मौका है, वरना आपकी हालत ये हो जाएगी कि आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, जो पूरा देश देख रहा है। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात बिल्कुल। मोदी ही कुल मिला के अगर कहें तो मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी, ये कहें तो कोई इसमें गलत नहीं है। एक आखिरी सवाल 30 सेकंड में, ये जो एक ही मिसाइल से 26-26 बम निकल रहे हैं, क्या ये सजील मिसाइल है क्या, जो सबसे लास्ट में निकाला है, वो जिसका अपना पथ रास्ता बदलते जाती है? क्योंकि उसके बारे में था कि उसमें वॉरहेड पे क्लस्टर बम लगा रहे हैं और ऊपर जाकर के 20 टुकड़ों में 20 अलग-अलग मिसाइल में तब्दील हो जा रही है। क्योंकि नहीं, उसमें एक-एक मिसाइल से 20-20 और एक्यूरेसी है 10 मीटर की एक्यूरेसी है उसकी। 26 से 30 वारहेड लग सकते हैं, 26 से 30 बम लग सकते हैं उस पे, 20 हाँ, नहीं, 26 से हुँ, 30। और मिसाइल्स 26 चूंकि 26 से 30 के आसपास, हाँ, और मिसाइल्स की जो वैरायटी इनके पास है, वो कल इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने कंफर्म किया, क्योंकि अभी हुँ, तक पूरी डिटेल्स नहीं आई है। इजराइल के रक्षा हुँ, मंत्रालय ने कहा कि इनके पास 27,000 के आसपास मिसाइल है, 27,000। आप सोचिए, हुँ, हुँ, इसलिए इजराइल के हाथ पैर फूले हुए। इन्होंने जब हुँ, शुरू में ये था कि हाइपरसोनिक मिसाइल मार दी है वहां पे फतेह, हुँ, तो 3 दिन बाद बताया कि फतेह यूज की है हमने, 3 या 4 हुँ, हाइपरसोनिक यूज की उन्होंने। तो हुँ, जो ईरान है वो अपने सारे पत्ते भी नहीं खोल रहा है। हुँ, उनको इनकी बेसिकली वो इनकी फॉल्ट लाइंस को चेक कर रहे हैं कि आयरन डोम कितना डिफेंड कर पा रहा है, इनकी हुँ, एडी जो एयर डिफेंस है वो कितना कर पा रही है, और जो अमेरिकन थर्ड है मिडल ईस्ट में वो कितना इंटरसेप्ट कर पा रहा है। इसलिए जो उनके जो वाइटल्स है, जो जो बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, जो ज्यादा रिसोर्सफुल मिसाइलें हैं, ज्यादा इफेक्टिव मिसाइलें हैं, उनको बहुत कम यूज कर रहे हैं ये। वो फिर डूम्सडे के लिए रखी उन्होंने कि जब भी इसका एस्केलेशन बढ़ाना होगा तब वो इसको यूज करेंगे। तो हुँ, वैरायटी उनके पास बहुत है, और जान पूछ करके ये चीज इसराइल तो वैसे नहीं बता रहा किसी भी डिस्ट्रक्शन का, और ईरान स्ट्रेटेजिकली नहीं बता रहा कि कौन सी मिसाइल थी और कौन सी नहीं थी। तो या तो हुँ, वहां पर मैं और आप मौके पे हो तो थोड़ा सा उसका आइडिया हो सकता है कि भाई, अदरवाइज कोई सा भी अपने पत्ते उस रूप में नहीं खोल रहा है। लेकिन ये बात सच है कि जो भी मिसाइल वो मार रहे हैं, वो इनका जो डिफेंस सिस्टम था, आयरन डोम था, वो सब हाफ रहे हैं आज की तारीख में। और हर घंटे के बाद जो अपने साथी हैं वहां पर, फिलहाल वो तेल अवीव से हाइफा की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में, तो हुँ, उनका ये मानना था कि भाई साहब हर आधे घंटे के अंदर, 20 मिनट के अंदर आयरन, वो जो रेड एयर रेड के साइड से आयरन से, वो पूरा इजराइल कहीं ना कहीं गूंज उठता है। ये हालत वहां की हो रखी है। तो सब कुछ बंद है इजराइल में, सड़कें सुनी पड़ी हैं, और लोग बाहर आते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ करने, इतनी देर में सायरन फिर बज जाता है। तो इजराइल जो दूसरे देशों में, औरों के पास तो सायरन्स की भी वो फैसिलिटी नहीं, पता ही आपको, मिडिल ईस्ट में बहुत गरीबी है, तमाम चीजें इनके पास है, तो इनका उस तरीके से बचाव हो पा रहा है। ना बंकरों में कहीं जगह है, न मेट्रो स्टेशनों में कहीं जगह है। लोग छुप छुप के वहीं अपना सुरक्षित जीवन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ग्राउंड रूट पे जो, ग्रास रूट पे जो साथी वहां गए हैं, कल ही पहुंचे हैं, उन्होंने ये हुँ। बताया। ये हकीकत है कुछ, क्योंकि कुछ जो मिडिल ईस्ट के सोर्सेज हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उसमें भी ये बात है कि तेल अवीव और हाइफा, इन दोनों में पिछली रात के बारे में है कि पूरी रात सायरन बजता रहा। पूरी रात का मतलब यही है कि अभी एक बार बंद हुआ था तो दोबारा चालू हो गया। वो पूरी रात बजता रहा सायरन, ये हालत है। और इस सब के बीच में हम भी अडानी जी के चक्कर में फँसे हुए हैं। तो अडानी जी हैं, तो हम रहेंगे ही रहेंगे, मतलब भारत रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अब यही तय नहीं कर पा रहे हैं हम लोग कि मोदी ही अडानी है, मोदी ही भारत है, भारत ही अडानी है। अब ये त्रिकोण को समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसमें भद पिट रही है हमारे देश की। इजाज़त दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद।
फिर हम आगे कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स होंगी तो लेके नमस्कार।